नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत। उम्मीद आपसे बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है क्रैकर साइंस एकेडमी में। हम लोग आज पढ़ेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के बारे में। ये जो कानून है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और मेंस का जो पेपर 3 है, जीएस 3 है, उसके लिए। ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है इसके बारे में सभी कुछ हम जानेंगे। इसके प्रोविजंस, कौन कौन सी बॉडीज़ इस कानून के अंतर्गत बनाई गई हैं, इनके साथ क्या इश्यूज़ हैं, इस एक्ट का क्या महत्व है, सब, ताकि अगर कोई एमसीक्यू आए उसको सॉल्व कर लें, मेंस में कोई आंसर राइटिंग का सवाल आए उसको सॉल्व कर लें। तो ध्यान सुनना, हुआ क्या था कि 1992 में एक रियो समिट हुआ था, अर्थ समिट हुआ था। इस समिट में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पास हुआ था। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992। ये जो कन्वेंशन है इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए भारतीय पार्लियामेंट ने 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट को पास किया था, इनैक्ट किया था। इस कानून का दो कारण है, दो ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? भारत में जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना। क्या करना? बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना। दूसरा काम इसका ये है कि भारत में जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनका जो एक्सेस है उसको रेगुलेट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता है कि भारत में कई तरह की वनस्पतियां हैं, जड़ियां हैं, बूटियां हैं, तो उनका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं कई सारी दवाओं को बनाने में। अब मान लो कि तुलसी है, तुलसी का अगर कोई प्रयोग करता है और एक दवा बनाता है तो उस दवा को बेचकर जो मुनाफा होगा वो किसको मिलना चाहिए? उनको मिलना चाहिए जिस देश में ये तुलसी पाया जाता है कि नहीं? वैसे ही जो हल्दी है, हल्दी हमारे यहाँ बहुत पहले से इस्तेमाल हो रहा है। जब भी कोई घाव होता है, जब भी कोई दिक्कत होती है तो हम लोग दूध में हल्दी मिला करके पीते हैं। तो ये जो हमारा ट्रेडिशनल रिसोर्स है, बायोलॉजिकल रिसोर्स है या फिर हमारा नॉलेज है, इसका जो बेनिफिट आप उठा रहे हैं उसका समान वितरण हो, इक्विटेबल शेयरिंग हो, ये इंश्योर करना इस कानून का मेन पर्पस है। तो पहला क्या है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बचाना। दूसरा जो बेनिफिट हैं वो सब तक पहुंचाना। यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म बनाए गए हैं, संस्थान बनाए गए हैं। सेंट्रलाइज्ड का मतलब ये है कि केंद्र स्तर पर भी बॉडी बनाई गई हैं और राज्य स्तर पर भी बॉडी बनाई गई हैं। यहाँ तक कि जो लोकल लेवल है, पंचायत स्तर है, वहाँ पर भी बॉडी बनाई गई हैं। जैसे कि पीपल्स बायोलॉजिकल रजिस्टर, ये लोकल बॉडी बनाता है, ठीक है ना। जो हमारी राज्य सरकार है उसके भीतर ये सब जो हमारा रिकॉर्ड है बनाया जाता है। सब पढ़ाएंगे भी तुरंत। जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है वो लोकल कम्युनिटी का नॉलेज प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि मान लो कि आपको पता है ना कि हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं उन्हें कई सारे ऐसे तरीके आते हैं, घरेलू तरीके, जिसको हम लोग नुस्खे कहते हैं, जो कई बीमारियों में कारगर होती हैं। वो नॉलेज को अगर कोई कमर्शलाइज कर ले, जैसे कि खांसी हुई तो हम लोगों ने तुलसी की जो चाय है वो पी ली, तो ये नॉलेज है कि हम लोग खांसी में तुलसी की चाय पीते हैं। अब बहुत सारे लोग एक कंपनी खोल दें जहाँ पर तुलसी को पेटेंट करा लें, इसके बेनिफिट को, और अपना एक चाय पत्ती मार्केट में रिलीज़ कर दें और कह दें कि ये हमारा पेटेंट है, कोई अब तुलसी की चाय नहीं बना के पिएगा, हमारा सब खरीदेगा। तो ये तो मतलब एक तरह से आपका जो नॉलेज है उसका अतिक्रमण हुआ ना। तो इन सब को बचाता है। दूसरा, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है वो भी इसी कानून के अंतर्गत डिक्लेयर किया जाता है। इस कानून के अंतर्गत कई सारी बॉडीज बनाई गई हैं। मेनली 3 रेगुलेटरी बॉडीज हैं। सबसे पहला है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जो बनता है केंद्र स्तर पर। दूसरा है स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जो बनता है सभी राज्यों में, राज्य स्तर पर। जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी होती है ये लोकल लेवल पर बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? लोकल लेवल पर। अब हम विस्तार से तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में।
ये जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है इसको बनाया गया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्या करता है ये, इस कानून को इम्प्लीमेंट करता है। इसमें एक होगा चेयरपर्सन, 7 होंगे एक्स ऑफिशियो मेंबर और इसके अलावा 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर इसमें हो सकते हैं। 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर इसमें हो सकते हैं। जो आपका चेयरपर्सन होगा, मेंबर होंगे, सभी को केंद्र सरकार अपॉइंट करेगा। क्या करेगा? सभी को, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के सभी मेंबर को केंद्र सरकार अपॉइंट करेगा। दूसरी बात, यहां पर चेयरमैन को रिमूव करने का काम केंद्र सरकार ही करेगा। ठीक है। जो 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं ना, ये एक्सपर्ट होंगे अपनी अपनी फील्ड में। कौन कौन से फील्ड सर? चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड हो, ओशियन डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, साइंस एंड टेक हो, इन सब फील्ड के वो एक्सपर्ट होंगे। और ये जो 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं ये बायोडाइवर्सिटी के फील्ड में अच्छा नॉलेज रखते होंगे, तभी उनको अपॉइंट किया जाएगा। तो ये हो गई बातें नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में। इसका जो हमने स्ट्रक्चर है ये पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं कि इसका काम क्या होता है। एनबीए का सबसे पहला काम ये है कि अगर कोई विदेशी भारत से बायोलॉजिकल रिसोर्स को ले जाना चाहता है तो उसको एनबीए का परमिशन लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि कोई अमेरिकी फार्मा कंपनी है, मतलब जो दवाएं बनाती हैं, अगर ये यहाँ से कोई चीज़ ले जाना चाहता है, मान लो कि कोई पशु लेना जाना चाहता है, तुलसी ये सब ले जाना चाहता है, मतलब कि जो रिसोर्स हमारा है उसको ले जाना चाहता है, तो उसको नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा। इसके अलावा मान लो कि कोई भी भारतीय, देखो विदेशी ले जा रहा है, हो सकता है कि कोई भारतीय उसको दे भी रहा हो यहाँ से, तो अगर कोई भारतीय उसको देता है उस केस में भी एनबीए का परमिशन लेना पड़ेगा। अच्छा, केवल रिसोर्स नहीं, रिसोर्स के अलावा जो नॉलेज है अगर वो दे रहा है, कोई मटेरियल है, कोई रिसर्च है वो कर रहा है, तो इसके लिए लेना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए यहाँ पर अप्लाई करता है, जैसे कि मैंने बताया ना कि हल्दी से कोई दवाई बना दिया और उसके लिए पेटेंट फाइल कर दिया, तो वो पेटेंट फाइल करने जाएंगे ना तो आपको लेना पड़ेगा परमिशन नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो जनता है उसके पास सारा नॉलेज बरकरार रहेगा, ये हमारा संस्था इंश्योर करेगा। ये बातें होगी किसके बारे में? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के बारे में। ये क्या होता है? ये बनता है राज्य के स्तर पर। ध्यान सुनिएगा, जो आपका स्टेट बोर्ड है ना, ये राज्य स्तर पर बनता है, हर राज्य में बनाना होता है। यूनियन टेरेटरी में नहीं बनाया जाता। क्यों सर? क्योंकि यूनियन टेरेटरी को बायोडाइवर्सिटी एक्ट के जो एनबीए है ना उसी के अंतर्गत रखा गया है। मतलब कि केंद्र और यूटी दोनों को हैंडल करेगा एनबीए और राज्य को हैंडल करेगा स्टेट वाला बोर्ड। क्लियर बात है? अब सर इसका काम क्या है? स्टेट बोर्ड जो होगा वो राज्य सरकार को बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन जो हमारा है ना कन्वेंशन, उस पर एडवाइस प्रदान करेगा। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो है वो राज्य गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को एडवाइस प्रदान करेगा कि कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। दूसरी बात ये, जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्स होंगे उस राज्य के, उसके कॉमर्शियल यूज़ को रेगुलेट करेगा। मतलब मान लो कि किसी राज्य में कोई खास प्रकार की जो औषधि है वो पाई जाती है, तो उसका कमर्शियल यूज़ किस तरह का होगा? क्या जनता को उसका एक्सेस होगा? क्या उसका पूरा एक्सेस हम किसी प्राइवेट कंपनी को दे देंगे? ये सब बातें यही बोर्ड रेगुलेट करता है। क्लियर बात?
अगर कोई डिस्प्यूट होता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी केंद्र वाला और राज्य वाली जो बॉडी है उसके बीच में, तो अपील किया जाएगा केंद्र सरकार को। अपील कहाँ जाएगा? केंद्र सरकार को ये अपील जाएगा। चलो, तो हमने केंद्र वाला पढ़ लिया, राज्य है वो वाला पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे दो फंड के बारे में। पहला फंड बनाया जाता है केंद्र स्तर पर, दूसरा फंड बनाया जाता है राज्य स्तर पर, नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड एंड स्टेट बायोडाइवर्सिटी फंड। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड के बारे में। इसमें पैसा कहाँ से आता है? जो भी पैसा केंद्र मतलब कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो भी पैसा फी के रूप में, फाइन के रूप में, या फिर कोई इसको ग्रांट मिला है, कोई चंदा मिला है, ये सारे पैसे इसी फंड में रखे जाएंगे। सर, ये जो पैसा आएगा उसको इस्तेमाल क्या करेंगे? जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने में। मान लो कि किसी एरिया को हमने हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया है, तो वहाँ पर लोगों को अगर हटाया जा रहा है तो उन लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करने में, उनको रिहेबिलिटेट करने में इस फंड का पैसा काम आएगा। ये हो गया नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड। अब आते हैं स्टेट बायोडाइवर्सिटी फंड के बारे में। ये हर राज्य में बनाया जाएगा, ठीक है। अब सर यहाँ पर पैसा कहाँ से आएगा? एनबीए कोई चंदा अगर दिया हो या फिर कोई लोन दिया हो इस राज्य वाले फंड को, तो इस फंड में रखा जाएगा, राज्य वाले फंड में रखा जाएगा। जो दूसरे सोर्स हैं, मतलब वही फाइन, फी, ये सब, तो दूसरे सोर्स से जो पैसा आया है वो भी राज्य वाले फंड में रखा जाएगा। सर, इस पैसे का यूज़ क्या करेंगे? अगर कोई एरिया को हमने हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है तो उन एरिया को मैनेज करने में जो पैसा खर्च होगा, मतलब बाड़े लगाने में, वहाँ पर पानी वगैरह रखवाने में, सब कुछ अलग अलग जो चीज़ें होती हैं ना, वो काम करने में, मतलब जो लोग वहाँ पर काम करते हैं उनको सैलरी देने में, जो भी व्यक्ति वहाँ पर रह रहे थे जिनको हटाया गया है उनको कंपनसेशन देने में, उनको रिहेबिलिटेट करने में, जो भी पैसा खर्चा होगा वो राज्य के फंड से आएगा, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको हेरिटेज साइट के बारे में। कौन सा? वो यूनेस्को वाला नहीं, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ये जो साइट है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। ध्यान सुनना, इसको राज्य सरकार नोटिफाई करता है। क्या करता है? राज्य सरकार नोटिफाई करता है एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है? नहीं जी। एक बॉडी बच गया, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। ये बच गया ना। कौन सा बचा है? बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, बीएमसी। ये जो बीएमसी होगा ये लोकल बॉडी के द्वारा बनाया जाएगा, लोकल बॉडी द्वारा बनाया जाएगा। कोई दिक्कत की बात है? ये करेगा क्या? उस एरिया में जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगा उसको कंजर्व करेगा, प्रमोट करेगा, उसके सस्टेनेबल यूज़, सस्टेनेबल समझते हो? SUSTAINABL, सस्टेनेबल यूज़ का मतलब ये होता है कि हम उन डाइवर्सिटी का, हम उन रिसोर्स का यूज़ करेंगे बिना किसी भावी पीढ़ी को प्रभाव डाले। मतलब कि सारा हम लोग एक ही बार में नहीं खा जाएंगे, इतना हम बस खाएंगे, इतना बस हम निकालेंगे कि आगे वाली जो पीढ़ी आ रही है उसके लिए भी अच्छा खासा बचे। एक काम और करेगा, लोकल एरिया में जो भी बायोडाइवर्सिटी रहेगा उसका डॉक्यूमेंटेशन करेगा। मतलब उसको एक फाइल में लिखेगा कि हमारे एरिया में ये पशु पाए जाते हैं, इस प्रजाति के पौधे पाए जाते हैं, ताकि अगर कोई उस प्रजाति के पौधे का इस्तेमाल करना चाहे तो इस लोकल बॉडी को ज़्यादा फायदा प्राप्त हो, क्योंकि यहीं पर वो पौधा मिल रहा है। समझ रहे हो? तो ये होता है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, लोकल बॉडी के द्वारा बनाई जाती है। एक होता है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, PBR, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर।
इस रजिस्टर को यही बनाता है जो है ना बीएमसी, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कमेटी, लोकल बॉडी वाला, वही बनाता है। इसी रिकॉर्ड में, इसी रजिस्टर में सभी का नाम लिखा रहता है। किसका? कौन सा फ्लोरा है, कौन सा फाउना है, मतलब कौन सा पशु है, कौन सा पौधा है पाया जाता है उस एरिया में। क्या बोलते हैं उसको? पीपल्स बायो डाइवर्सिटी रजिस्टर, पीबीआर। ठीक है, तो अगर मैं सवाल पूछूं आपसे चुपके से कि पीबीआर को कौन बनाता है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, या फिर आपका बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, या नोटा? नन ऑफ द अबव। क्या मारेंगे आप आंसर? बीएमसी मारेंगे, है ना। जो बीएमसी है वो बनाता है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को। तो दोस्तों अभी तक हमने जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है इसके प्रोविज़न को पढ़ लिया, इसके भीतर कौन कौन सी बॉडीज़ बनाई जाएंगी उसको पढ़ लिया, कौन से फंड होंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा, चेयरमैन, ऑफिसर्स, इनको कौन अपॉइंट करेगा, एनबीए का पावर क्या है, फंक्शन क्या है, स्टेट बोर्ड का पावर क्या है, फंक्शन क्या है, सब बातें हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे ये जो कानून बनाया गया है इतना बढ़िया, इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या इश्यूज़ हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड राज्य में बनाया जाएगा। हो क्या रहा है कि कई सारे राज्य वाले बोर्ड ने बीएमसी का गठन ही नहीं किया है। ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है ना, इसका गठन ही नहीं किया है। जब बीएमसी का ही गठन नहीं किया है तो जो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर है वो कैसे बनेगा? क्योंकि इसको बीएमसी ही बनाता है ना। तो चूंकि रजिस्टर नहीं बना है तो उस एरिया में कौन सा रिसोर्स पाया जाता है, कौन सा प्लांट, एनिमल, ट्रेडिशनल नॉलेज पाया जाता है, ये सब डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है। सरकार को इसके जानकारी नहीं है। चूँकि गवर्नमेंट को इसकी जानकारी नहीं है तो अगर कोई विदेशी, कोई भारतीय उसको कमर्शियलाइज भी कर लेता है तो उसका फ़ायदा लोकल लोग को नहीं मिलेगा, केवल जो प्राइवेट कंपनी है वही उसका फ़ायदा उठा पाएगा। क्लियर है? दूसरी बात, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा वो अलग। जंगल में जाएंगे, पूरा जो वनस्पति है उसको तोड़ करके ले जाएंगे तो कंजर्वेशन इम्पैक्ट होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल यूज़, ये इम्पैक्ट होगा। ठीक है। दूसरी बात ये, चूँकि पीबीआर को डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है, इसी कारण से कई सारे जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं वो रिस्क पर हैं, खतरे की कगार पर हैं। चूँकि सरकार को उनके बारे में पता ही नहीं है तो इनके कंजर्वेशन के लिए कोई एफर्ट ही नहीं किया गया है, कोई स्कीम ही नहीं चलाई गई है। अगर पीबीआर बना होता तो गवर्नमेंट को पता होता कि इस एरिया में ये जानवर पाया जाता है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या कोई और इस पर खतरा है। लोकल लोगों को कॉमर्शलाइजेशन का फ़ायदा नहीं मिलता। दूसरी बात, कोई भी प्रोजेक्ट जो बनाया जाता है फॉरेस्ट एरिया में लगाने के लिए वो इन्वायरमेंट पर कितना बुरा प्रभाव डाल रहा है वो चीज़ वो डिस्क्लोज़ नहीं करते। अगर डिस्क्लोज़ करेंगे तो लोग आंदोलन करने लग जाएंगे कि यार तुम्हारे कारण से हमारे जंगल कट रहे हैं, यहाँ पर ये पशु पे मतलब प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जो रिकॉर्ड बनता तभी ना कि इस पशु पर प्रभाव पड़ रहा है, ये सब बातें। ठीक है। जो EIA है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, उसको सरकमवेंट कर देते हैं कई सारे प्रोजेक्ट ये बोल करके कि हम बहुत छोटे प्रोजेक्ट हैं, मेरा उतना प्रभाव इन्वायरमेंट पर नहीं पड़ेगा। तो ये 4 इश्यूज़ हैं इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन में। अगर मैं आपको केवल इतना बता करके पूछूं कि तुम वे फॉरवर्ड बताओ तो क्या आप सजेशन दे देंगे? आप क्या बोलेंगे? आप यही बोलेंगे ना कि सभी राज्य को सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का गठन करना चाहिए। बीएमसी बन गया तो ये बीएमसी पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाएगा और सभी रिसोर्सेज को डॉक्यूमेंट करेगा। जब ये रिसोर्स डॉक्यूमेंट हो जाएंगे तो इनके कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज़, इसके लिए काम किया जाएगा, है ना। तो आप जब इशू समझ जाएंगे तो आपके पास समाधान भी आ जाएगा।
आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है इसको बचाने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएं, उनका डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, जो बेनिफिट हैं वो लोकल को मिले ये इंश्योर किया जाए, और सभी प्रोजेक्ट के लिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को कंपलसरी किया जाए। आप बोलेंगे ना ये सब कब? जब आपने पूरा इशू समझा होगा। तो आपने इशू समझ लिया, आपने अपना जो वे फॉरवर्ड है, मेजर है, वो समझ लिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने सवाल की तरफ। सवाल मैंने दिया था, बायोडाइवर्सिटी एक्ट हैज़ मोस्टली फेल्ड इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन दो द एक्ट हैज़ इमेंस पोटेंशियल टू सेफगार्ड इंडियाज थ्रेटेंड बायोडाइवर्सिटी। कमेंट कीजिए। आप करेंगे क्या कि ये जो बीडीए है वो किस तरह से फेल हुआ है, आप इसके फेलियर को पहले लिखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट को बनाया गया था इस पर्पस के लिए, मगर अभी तक वो पर्पस नहीं फुलफिल हो पाया है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी नहीं बनी है, पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर नहीं बना है, इसी कारण से जो कंजर्वेशन है वो नहीं हो पा रहा है, नॉलेज का सस्टेनेबल यूज़ नहीं हो पा रहा है। समझ रहे बात? लोकल लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। मगर हमारा बायोडाइवर्सिटी एक्ट बहुत ही बढ़िया है। कैसे बढ़िया है सर? क्योंकि अगर इसमें लिखी हुई बातें हम लोग इम्प्लीमेंट कर दें, फॉर एग्जांपल नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बना देंगे, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बना देंगे, बीएमसी का निर्माण कर देंगे, तो केंद्र लेवल पर, राज्य लेवल पर और लोकल लेवल पर तीनों बॉडी बन जाएंगी और तीनों डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए काम कर पाएंगी। तो ये इसका पोटेंशियल हो गया। लोकल लोगों को शामिल कीजिए, ये अपने वे फॉरवर्ड में लिख देना। समझ गए? तो इस तरह से आप जो क्वेश्चन है उसका जवाब देंगे। क्लियर बात? चलिए एक एमसीक्यू दिखाता हूँ आपको। ये एमसीक्यू हमारे बीडीए पर ही है। इसमें देखो क्या किया गया है। इसमें सवाल पूछा गया है आपसे कि ये जो बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, ये जो आपका अथॉरिटी है, ये इसके बारे में ध्यान से देखो। एनबीए एस्टेब्लिश अंडर दिस एक्ट इज स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी एंड परफॉर्म एडवाइजरी फंक्शन फॉर बोथ यूनियन एंड स्टेट। यूनियन के लिए करता है ना, राज्य के लिए तो आपका तो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, क्या पीएम होता है चेयरमैन बीएमसी का? बीएमसी तो लोकल लेवल पर बनता है ना जी, ये लोकल लेवल पर बनता है, तो उसका चेयरमैन पीएम कैसे होगा? तो दोनों बातें गलत हो गई यहाँ पे। आपका आंसर क्या हो गया? डी, नाइदर वन नॉर टू आर करेक्ट। ये जो पूरा नोट्स है उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल क्रैकर्स आईएएस एकेडमी पर दे दिया गया है। इसका फेसबुक भी यही है और यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं वो भी यही है। तो सबको सब्सक्राइब करके आप जो नोटिफिकेशन है वो ऑन कर लेंगे। अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर करेंगे दोस्तों के साथ अपने, लाइक तो कर ही दिया होगा अभी तक। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।